बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नेहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। हमने मुख्तसर सवालात शुरू किए हुए हैं बाब नंबर 1 के, जिनमें से पहले 2 सवालात हम तफसीलन पढ़ चुके हैं जवाबात के साथ। आज हम अगले 3 सवालात को हल करके उनके बारे में जानेंगे कि कैसे पेपर के अंदर अगर सवाल पूछ लिए जाएँ उनमें से तो उनको कैसे हल किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, 4 और 5 इन सवालों को आज हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। तीसरा सवाल है मुख्तसर सवालात में से बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। सवाल नंबर 3 हम इसका जवाब लिखते हैं, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप। बायोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिस शाख में हम इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स की साख्त, उनके तरकीब और जिस्म के अंदर होने वाले मुख्तलिफ रिएक्शन के दौरान वो किस तरह से हिस्सा लेते हैं, कैसे अमल करते हैं, कैसे एक से दूसरे कंपाउंड में तब्दील होते हैं, इन तमाम बातों का इल्म हासिल करते हैं, वो शाख बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम जानते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो शामिल होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। उन बायोमॉलिक्यूल्स अगर हम फहरिस्त को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स या इस तरह के और बहुत से कंपाउंड शामिल हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, खुराक के ज़रिए जिनकी हमें ज़रूरत होती है। और हम इन तमाम कंपाउंड्स, इन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का हमारे जिस्म के अंदर क्या असर है, इसको बड़ी तफसील के साथ समझते हैं। किस तरह से ये रिएक्शन लेते हैं, किस तरह के इनके स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह की तरकीब में ये पाए जाते हैं। अगर इनकी तरकीब, इनके स्ट्रक्चर, इनके रिएक्शन में किसी किस्म की कोई तब्दीली हो जाए तो उस तब्दीली की बिना पर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो अगर हम ये एक इतनी ज़्यादा पुरानी फील्ड नहीं है, एक नई शाख है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल इतना अहम और इतना बढ़ता चला गया कि इंसानी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम इसका बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री का जो इतलाक़ है वो तिब, खुराक या ज़राअत के शोबे में होता है। तो इसका स्कोप क्या हम लिखेंगे, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बहुत वसी है। कैसे वसी है? बायोकेमिस्ट्री का इतलाक़, बायोकेमिस्ट्री का इतलाक़ ज़्यादातर तिब, खुराक और ज़राअत के शोबे में किया जाता है। तिब जो है वो ऐसी शाख होती है जो इलाज और मुआलजे से मुतल्लिक है। इलाज और मुआलजे, इंसानी जिस्म में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले हमारा काम उस बीमारी की तशख़ीस करना होता है। बीमारी की तशख़ीस करना, उसके बाद पता चलाना किस जगह पर मौजूद है, कौन सी बीमारी है, और फिर उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ हदायत जारी करना मरीज़ को। तो ये सारा काम करने के लिए असल में हम बायोकेमिस्ट्री के असूलों का ही सहारा लेते हैं। इन असूलों को समझकर हम ये देखते हैं कि अगर जिस्म के अंदर कोई मसला चल रहा है तो मसला होने की असल वजह क्या है, कौन से ऐसे जिस्म में पाए जाने वाले रिएक्शन हैं जो अपने बेहतरीन तरीके से नहीं हो पा रहे, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो रही है, जिनकी कमी या ज़्यादती हो रही है, जिसकी मदद से जिस्म को किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद फिर हम इन तमाम बातों को समझने के बाद ही उसके इलाज की तरफ चलते हैं। इस तरह से खुराक के शोबे में हम आए रोज़ अच्छी से अच्छी खुराक की पैदावार करने में
कामयाब होते चले जा रहे हैं और कोशिश मज़ीद अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत का फ़ायदा है और इसके लिए हम ये बायोकेमिस्ट्री का ही इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, उनकी तरकीब को और उनके रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने की फ़ितरत को हम समझते हैं और उसकी मदद से हम ये सारा काम करते हैं। इसी तरह से ज़राअत के शोबे के अंदर हम अपनी फ़सलों की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। ज़्यादातर लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं और कमाई का ज़रिया भी हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर ज़राअत ही है। तो लिहाज़ा फ़सलों की पैदावार ज़्यादा कैसे की जा सकती है, बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन तमाम बातों के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री के असूलों को समझना पड़ता है और फिर उनको ज़िंदा अजसाम यानी कि पौधों के ऊपर लागू करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम अपना मुबादला भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। आगे सवाल नंबर 4 है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? तो सवाल नंबर 4 में इसके जवाब में हमने फ़र्क करना है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें होमोजीनियस की बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा रहती है। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा हर जगह पे एक ही तरह से रहते हैं, वो कभी भी तब्दील नहीं होते। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं हवा, गैसोलीन और आइसक्रीम वगैरह। ये तीनों मिक्सचर हैं और तीनों की नौइयत किस तरह की है, होमोजीनियस। अगर हम हवा की बात करें तो हवा मुख्तलिफ़ गैसों का मिक्सचर है और वो मुख्तलिफ़ गैसें एक ख़ास किस्म की निस्बत से ही पाई जाती हैं हवा के अंदर। आप चाहे अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं या घर के बाहर हैं, अपने मुल्क में हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं, दुनिया के जिस मर्जी हिस्से के ऊपर चले जाएं, हर जगह पर पाई जाने वाली हवा में मिकदारों के लिहाज से, फ़ीसद मिकदार के लिहाज से गैसें हमेशा एक यकसानियत रखती होंगी। तो लिहाजा ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा अपनी तरकीब कभी भी तब्दील नहीं करते, ऐसे मिक्सचर्स होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। हवा है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, इनको जब भी बनाना है तो जिन जिन चीज़ों से लेकर इनको बनाया जाना है, उन चीज़ों की मिकदारें हर दफ़ा उतनी उतनी ही रखी जाएंगी, इनकी उसी खसूसियात को बरकरार रखने के लिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास मिक्सचर हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा नहीं होती, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पर एक जैसी नहीं होती। मिसाल के तौर पर
हम बात करते हैं चट्टान की, हम बात करते हैं लकड़ी की, हम बात करते हैं मिट्टी की, तो ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को बनाने वाले अज्जा किसी जगह पर कुछ होंगे, किसी दूसरी जगह पर कुछ और होंगे, और इनके ऊपर माहौल का भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर रहता है। तो ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा किसी जगह पर कुछ और, किसी जगह पर कुछ और होंगे, ऐसे मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जबकि ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा मुख्तलिफ जगहात के ऊपर एक जैसे ही रहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। सवाल नंबर 5 है, रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है? सवाल नंबर 5, रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है? सबसे पहले तो इसकी तारीफ लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट का मास, किसी भी एलिमेंट का मास जिसको कार्बन 12 के एक एटम के साथ मुआजना करके किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जिसको कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ मुवाजना करके मालूम किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। रिलेटिव असल में पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके साइज़ इतने छोटे होते हैं कि उनके मास को मालूम करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड मौजूद नहीं है, ऐसा अमल मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम आसानी से ये काम कर सकते हों। लिहाजा हमने इस तमाम मुश्किलात से बचने के लिए कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पर रखा हुआ है। हम कार्बन 12 लेते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनमें से सबसे ज़्यादा फ़ीसद मिकदार के साथ हमारे नेचर के अंदर कार्बन 12 पाया जाता है। तो हम इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं कार्बन 12 को, फिर कार्बन 12 के एक एटम लेकर किसी भी दूसरे एलिमेंट का एक एटम उसके साथ उसका मुवाजना कर लेते हैं, और इस मुवाजने के नतीजे में निकला गया दूसरे एलिमेंट का एक एटम का जो मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है जिसको AMU से जाहिर करते हैं, AMU से जाहिर करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये याद रखेंगे, जिसकी वैल्यू को हम किस में जाहिर करेंगे? AMU के अंदर जाहिर करेंगे। तो किसी भी एटम का जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो असल में वो एलिमेंट के एक एटम का मास होता है जो हमने कार्बन 12 के एक एटम के साथ मुवाजने के नतीजे में निकाला होता है। और चूँकि हमने इस मुवाजने के ज़रिए वो निकाला होता है, इस वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है और इसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट असल में एक इंतहाई मुनासिब सी वैल्यू है, क्योंकि अगर हम ग्राम के अंदर या किलोग्राम के अंदर एटम के मासेस का हिसाब लगाएं तो इतनी छोटी मिकदारें हैं ये कि न्यूमेरिकल हल करते हुए इन मिकदारों की मदद से कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल हो जाता है कि कैलकुलेशन आसानी से और सही तरह से नहीं हो पाती। तो अपनी आसानी के लिए हम इतनी छोटी वैल्यू को, जो कि ग्राम या किलोग्राम की शक्ल में होती है, उसको तब्दील कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि निस्बतन एटॉमिक मास यूनिट
किसी भी इंतहाई छोटी वैल्यू को ज़ाहिर करने वाला एक यूनिट है जो मास के लिहाज से दी गई हो। तो अगर हम इसका मास के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, मतलब ग्राम के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, तो हम लिखते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट ये बराबर होता है 1.66 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। केजी लिख दें या किलोग्राम लिख दें। अब ये इतनी छोटी वैल्यू है कि न्यूमेरिकल में इतनी छोटी वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करना ये आसान काम नहीं है। हम किलोग्राम की जगह ग्राम भी लिख सकते हैं। ग्राम में हम लिखेंगे 1 AMU बराबर है 1.66 ज़रब 10 की ताकत -27। अब हमने किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करना है, तो इस किलो को यहाँ से ख़त्म करना है। किलो को ख़त्म करने के लिए इसकी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे और किलो की प्रीफिक्स बराबर होती है 10 की ताकत 3 के। तो ये हमारे पास किलोग्राम से पीछे किस में तब्दील हो जाएगा, ग्राम के अंदर। तो यहाँ से जब मैं इसको हल करूँगा तो 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम रह जाएगा। तो एक एटॉमिक मास यूनिट असल में बराबर होता है 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। तो ग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किसी भी एटम का मास इंतहाई थोड़ी वैल्यू रखता है। छोटी वैल्यू की वजह से इसके साथ न्यूमेरिकल हल करना बड़ा मुश्किल होता है। आसानी के लिए इतने छोटे नंबर को ज़ाहिर करने के लिए हमने AMU यूनिट रखा हुआ है और इतनी छोटी वैल्यू की बजाय हम आसान अल्फाजों में कह देते हैं AMU। तो किसी भी एटम का मास अगर 1 AMU होगा तो 1 AMU से मुराद इतने ग्राम्स होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ज़ाहिर करते हैं और इस रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है उसको ग्राम के साथ मुंसलिक करके न्यूमेरिकल हल करते हुए भी अपनी मुश्किलात को आसान कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने सवाल नंबर 3, 4 और 5 इन 3 मुख्तसर सवालात को बड़ी तफसील के साथ समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा और आप इनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर आपके इन्हीं मश्की सवालात में से ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप अपनी केमिस्ट्री को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।